नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। G7 के मंच से पीएम मोदी ने ग्लोबल साउथ के सरोकारों को दी मजबूत आवाज। पुरानी सोच से आगे निकलकर समान साझेदारी पर दिया जोर। प्रधानमंत्री ने परस्पर विश्वास को बताया आज की सबसे बड़ी रणनीतिक पूंजी। G7 समिट से इतर पीएम मोदी की विश्व नेताओं के साथ बैठकें। कनाडा के प्रधानमंत्री के साथ मजबूत साझेदारी पर चर्चा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और यूएई के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय सहयोग में विस्तार पर विचार विमर्श। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में वर्षों से लंबित किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना पर संबंधित राज्यों में बनी सहमति। 6 राज्य एमओयू करने के लिए हुए सहमत। यमुना नदी में स्वच्छ जल प्रवाह बढ़ाने और नदी को निर्मल बनाने की दिशा में अहम कदम। गिरते जा रहे टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी। 3 दिन में तीसरी बार सीआईडी ने की पूछताछ। पीए सुमित राय के खिलाफ सीआईडी ने जारी किया लुकआउट नोटिस। वहीं टीएमसी में असल की लड़ाई हुई तेज। दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही बागी गुट को लेकर फैसला करेंगे स्पीकर ओम बिरला। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर जोरों पर तैयारियां। प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर के ग्राम प्रधानों को लिखा पत्र। गांव-गांव में योग को जन आंदोलन बनाने का किया आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में नई साझेदारियां स्थापित करना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनर्निर्माण विषय पर आयोजित आउटरीच सत्र में भाग लिया। उन्होंने आज के आपस में जुड़े हुए विश्व में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों के निर्माण में विश्वास के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया को दाताग्राही की सोच से आगे बढ़कर समानता पर एकजुटता पर आधारित साझेदारियों की ओर बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा से मानवता पहले की नीति का पालन करता आया है, जो भारत की अगुवाई वाली इंटरनेशनल सोलर अलायंस, आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन यानी CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, मिशन लाइफ और एक पेड़ मां के नाम जैसी पहलों में दिखाई देता है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी की सोच प्राचीन दर्शन वसुधैव कुटुंबकम अर्थात पूरा विश्व एक परिवार है पर आधारित है। उन्होंने कहा कि अंत में कहा कि भारत सतत और समावेशी वैश्विक विकास को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एवियन में G7 समिट के इतर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई उल्लेखनीय प्रगति की समीक्षा की और व्यापार, ऊर्जा, नवाचार, शिक्षा तथा लोगों के बीच आपसी संपर्क और आदान प्रदान को आधार बनाकर साझेदारी को और अधिक मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा की। इस मौके पर कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे द्विपक्षीय संबंधों में काफ़ी अच्छी प्रगति हो रही है। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों देशों के बीच इस दशक के अंत तक दोगुना द्विपक्षीय व्यापार हो जाएगा। You've set a high bar for the relationship and what we can do together. We are making very good progress. On fait de bons progrès en ce qui concerne notre partenariat économique compréhensif, our CEPA partnership. To be clear, His Excellency likes the deadline. I like one as well. And our deadline is to complete by the G20. Our teams are aware of that and what we're discovering in the negotiations, but also with the exchanges of our universities, cultural exchanges of our businesses, including the largest trade delegation from India, and a big reciprocal one coming from Canada to India, is that there's so much more to do together, and it's just one objective which you've set is to double our trade by the end of this decade. We think we can do more, and with this partnership. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और कनाडा मुक्त व्यापार समझौते को लेकर काफ़ी उत्साहित है। साथ ही पीएम मोदी ने उम्मीद जताई कि ऊर्जा सुरक्षा के मामले में कनाडा बहुत बड़ा साझेदार बन सकता है। हम बायलैटरल रिलेशंस को लेकर के भी और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के संबंध में भी खुलकर के अपने विचार रखते रहे हैं और हमने एक अच्छी परिस्थिति में
एक मित्र देश के रूप में बहुत प्रगति हो रही है। भारत का डायस्पोरा की आप जिस प्रकार से चिंता करते हैं, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। एक्सेलेंसी, आपका स्वागत सही है कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के बहुत ही उत्सुक हैं और शायद जैसा आपने मुझे निमंत्रित किया है कनाडा आने के लिए, मेरा भी प्रयास है कि इसी वर्ष में आऊँ और मेरे आने से पहले ही हम इस एग्रीमेंट को पूरा करें। हम टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत कुछ आगे करना चाहते हैं। एनर्जी सिक्योरिटी में कनाडा हमारा बहुत बड़ा पार्टनर बन सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एवियन में G7 समिट से इतर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एवियन में प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ मेरी बहुत अच्छी और सार्थक मुलाकात हुई। भारत ब्रिटेन संबंधों के लिए बीता वर्ष बेहद महत्वपूर्ण और उपलब्धियों से भरा रहा है। हाल ही में हुए व्यापार समझौते में दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग के अनेक नए अवसर खोले हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आज की हमारी बातचीत इस बात पर केंद्रित रही है कि भारत ब्रिटेन साझेदारी को और अधिक गति कैसे दी जाए। दोनों नेताओं ने नवाचार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कौशल विकास, खेल और अन्य कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने के तरीकों पर चर्चा की। साथ ही दोनों देशों के लोगों के हित में निवेश संबंधों को और मजबूत बनाने पर भी विचार विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियन में G7 समिट से इतर संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ मुलाकात की और दोनों नेताओं ने आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। G7 समिट के वर्किंग सेशन की शुरुआत में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच थोड़ी देर के लिए बातचीत भी हुई। 2026 के G7 शिखर सम्मेलन में एवियन में G7 नेताओं ने भारत सहित साझेदार देशों के साथ मिलकर कैंसर के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को तेज करने का संकल्प लिया है। वर्तमान में ये बीमारी हर साल लगभग 1 करोड़ लोगों की जान लेती है। नेताओं ने कैंसर से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय शोध सहयोग को मजबूत करने, रोकथाम, स्क्रीनिंग, शुरुआती पहचान और उपचार को बेहतर बनाने तथा वैज्ञानिक नवाचार को तेज करने पर सहमति जताई है। मुख्य प्राथमिकताओं में बच्चों, किशोरों और युवाओं में होने वाले कैंसर के लिए वैश्विक डेटा साझा करना, कठिन प्रकार के कैंसर पर शोध बढ़ाना, शुरुआती लक्षण में बीमारी की पहचान को मजबूत करना और अगले दशक में फेफड़ों के कैंसर से होने वाली मौतों को काफ़ी हद तक कम करना शामिल है। घोषणा में मजबूत स्वास्थ्य प्रणालियों, गुणवत्तापूर्ण कैंसर उपचार तक व्यापक पहुंच तथा डिजिटल तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्वांटम अनुसंधान के जिम्मेदार उपयोग पर भी जोर दिया गया है ताकि मरीजों के बेहतर परिणाम सुनिश्चित किए जा सके। नेताओं ने कहा कि इन प्रतिबद्धताओं की प्रगति की नियमित समीक्षा की जाएगी। G7 नेताओं ने भारत सहित साझेदार देशों के समर्थन से कांगो में फैले इबोला प्रकोप पर मजबूत और समन्वित प्रतिक्रिया की अपील की है। उन्होंने अन्य देशों से भी संसाधन उपलब्ध कराने का आग्रह किया ताकि इस वायरस को जितना संभव हो सके उतने छोटे क्षेत्र तक सीमित रखा जा सके। नेताओं ने प्रभावित समुदायों के प्रति एकजुटता व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकोप को रोकने के लिए निगरानी, संपर्क ट्रेसिंग, परीक्षण, क्वारंटीन उपायों और सीमा पार सहयोग को मजबूत करना अत्यंत आवश्यक है। G7 ने वैक्सीन निदान, डायग्नोस्टिक और उपचार के तेज विकास और तैनाती में समर्थन देने का वादा किया। साथ ही अतिरिक्त वित्तीय तकनीक और मानवीय सहायता जुटाने की भी प्रतिबद्धता जताई है। नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और निजी क्षेत्र के में से भी संसाधन देने और तैयारियों को मजबूत करने की अपील की है। बयान में कहा गया है कि समन्वित कार्रवाई, बेहतर मानवीय पहुंच और क्षेत्रीय स्थिरता के बिना वायरस के फैलाव को रोकना और वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करना मुश्किल होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में वर्षों से लंबित किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना के क्रियान्वयन पर सहमति बन गई है। बैठक में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर करने की सहमति बनी है। केंद्र सरकार ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संवाद से समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है।
एमओयू पर हस्ताक्षर होने के बाद परियोजना को अंतिम मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। बैठक में यह भी तय हुआ है कि परियोजना के जल घटक की लागत का 90% हिस्सा केंद्र सरकार वहन करेगी, जबकि शेष 10% वित्तीय भार 6 राज्यों द्वारा साझा किया जाएगा। वहीं विद्युत घटक की लागत साझा करने के बदले हिमाचल प्रदेश के हिस्से का पानी दिल्ली और राजस्थान को उपलब्ध कराने पर भी सहमति बनी है। सरकार के अनुसार ये परियोजना यमुना नदी में स्वच्छ जल प्रवाह बढ़ाने और नदी को निर्मल बनाने की दिशा में अहम साबित होगा। बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल CR पाटिल, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित केंद्र और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल की राजनीति में सत्ता परिवर्तन के बाद सियासी हलचल लगातार तेज होती जा रही है। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके करीबी नेताओं पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के भीतर बगावत और टूट की भी चर्चा जोर पकड़ रही है। बागी सांसदों के अलावा रुख, जांच एजेंसियों की कार्रवाई और चुनावी नतीजों को लेकर कानूनी लड़ाई ने बंगाल की राजनीति को नए मोड़ पर ला खड़ा किया है। आखिर टीएमसी के सामने खड़ी चुनौतियां क्या है और बंगाल की सियासत किस दिशा में आगे बढ़ रही है, देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में सरकार बदलते ही पूर्व सीएम ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। मंगलवार को अभिषेक बनर्जी की कोलकाता के भवानी भवन में सीआईडी के सामने पेशी हुई। ये पेशी विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित भड़काऊ बयान और धमकी देने के मामले में दर्ज एफआईआर और फर्जी हस्ताक्षर मामले के सिलसिले में हुई। ये लगातार तीसरा दिन है जब किसी जांच एजेंसी ने उनसे किसी मामले में पूछताछ की है। सोमवार को पश्चिम बंगाल में करोड़ों के शिक्षक भर्ती घोटाले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने उनसे 11 घंटे तक पूछताछ की थी। इससे पहले रविवार को सीआईडी अधिकारियों ने उनसे 8.5 घंटे तक पूछताछ की थी। जहां अभिषेक बनर्जी कई मामलों में घिरते जा रहे हैं, वहीं पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं के खिलाफ जनता का आक्रोश भी लगातार बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को तृणमूल के युवा नेता सौमित्र बनर्जी पर कोर्ट ले जाते समय अंडों से हमला किया गया। पुलिस ने स्थिति को काबू में किया और बनर्जी को सुरक्षित कोर्ट पहुंचाया। सोमवार को ममता बनर्जी के घर के बाहर टीएमसी एमएलए कुणाल घोष पर अंडे फेंकने की घटना हुई थी, जिसके सिलसिले में कोलकाता पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही टूट के संकट से गुजर रही टीएमसी पर अब असल तलवार लटक रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला टीएमसी के बागी सांसदों से जुड़े मामले में कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेंगे। सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के गुट को लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय की ओर से ईमेल भेजा गया है। इस ईमेल के जरिए सांसदों को मुलाकात के लिए बुलाया गया है। दोनों पक्षों की दलीलें और उनका पक्ष सुनने के बाद ही स्पीकर इस मामले में आगे का फैसला करेंगे। इसका टीएमसी सांसद सौगत राय ने स्वागत किया। अच्छी बात है, स्पीकर के काम है निरपेक्ष रहना। तो मैं ये जो सुना, जिस दिन डिसैटिस्फाइड एमपी चिट्ठी दिया, उसके पहले तृणमूल कांग्रेस की ओर से चिट्ठी दिया गया था। तो मैंने ऐसा सुना कि स्पीकर ने तृणमूल कांग्रेस को भी एक चिट्ठी दिया उनसे मिलने के लिए। वहीं बागी सांसद रचना बनर्जी लोकसभा सचिवालय पहुंची और लोकसभा के महासचिव के समक्ष व्यक्तिगत तौर पर पेश होकर अपना पक्ष रखा। बता दें, जब सभी बागी सांसदों ने स्पीकर से मुलाकात की थी तब वो विदेश यात्रा पर थी। टीएमसी के बागी सांसदों पर एजी यूपी के प्रमुख हुमायूं कबीर ने तंज कसते हुए उन्हें इस्तीफा देकर नई पार्टी में जाने की बात कही, जबकि बागी टीएमसी नेता सुदीप बंदोपाध्याय की अपनी दलील है। वहीं बीजेपी इसे टीएमसी का आंतरिक मामला बता रही है। बीजेपी को खिलाफ वोटर लोग इनको वोट दे के चुनाव किया। आज नेतृत्व को विरोध जा रहा है, तो इनका हिम्मत है तो रिजाइन करने दीजिए। तो इनको आम आदमी अगले दिन इनको कोई चुनाव फेस करने दीजिए, इनको जवाब मिल जाएगा। 2-3 अंश जाने का समय वो धोखा नहीं होता है। देश का संविधान वो मान्यता दिया है, लोकसभा मान्यता दिया है कि 2/3 में जाओ तो धोखा नहीं। वो उनका पार्टी का बात है। तृणमूल पार्टी टूट रहा है, तृणमूल पार्टी का पापों का कारण, उस पाप में हम लोग शामिल होने नहीं जाएंगे। उनका पार्टी का मामला, कौन कितना तोड़ रहा है, कौन कितना कर रहा है, वो अपना बुझ समझे। हम लोग उसमें जाने का कोई औचित्य नहीं समझते।
तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने मंगलवार को कलकत्ता हाईकोर्ट में एक चुनावी याचिका दायर की। इसमें उन्होंने भवानीपुर विधानसभा सीट के चुनाव नतीजों को चुनौती दी है, जहां वो बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से हार गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के पीए सुमित राय के खिलाफ सीआईडी ने लुकआउट नोटिस जारी किया है। देश के सभी प्रमुख हवाई अड्डों, भूमि बंदरगाहों और जल बंदरगाहों पर निगरानी की जा रही है ताकि वे देश छोड़कर ना भाग सकें। पुलिस पश्चिम मेदिनीपुर के सालबनी में जमीन गबन के एक मामले में सुमित राय को तलाश कर रही है। इस मामले में टीएमसी के एक पूर्व विधायक को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। इससे पहले पुलिस ने सुमित की तलाश में कालीघाट स्थित अभिषेक बनर्जी के आवास पर भी छापेमारी की थी। उस छापेमारी के बाद से ही सुमित राय लापता है। वर्तमान में राज्य पुलिस की एसटीएफ टीम भी सरगर्मी से उनकी तलाश कर रही है। केंद्र सरकार ने खांसी की दवाओं यानी कफ सिरप की बिक्री को लेकर बड़ा और सख्त फैसला लिया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ड्रग्स रूल 1945 में संशोधन करते हुए एक पुरानी छूट को खत्म कर दिया है, जो छोटे गांवों में लागू थी। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य कफ सिरप के गलत इस्तेमाल को रोकना और लोगों की सेहत को सुरक्षित करना बताया गया है। कुछ समय से स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन को जानकारी मिल रही थी कि खांसी की दवा यानी कफ सिरप को लेकर गलत इस्तेमाल हो रहा है। कई मामलों में इन दवाओं का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह के बिना या गलत तरीके से किया जाने लगा। इसी को देखते हुए सरकार ने ग्रामीण इलाकों में बिना पर्ची की बिक्री की छूट को वापस लेने का फैसला किया है। नई अधिसूचना के अनुसार अब कफ सिरप में शामिल दवाएं जो अनुसूची H और H1 के तहत आती हैं, केवल सख्त नियमों के तहत ही बेची जाएंगी। इसका मतलब है कि अब इन दवाओं की बिक्री सिर्फ लाइसेंस प्राप्त मेडिकल स्टोर यानी फार्मेसी के जरिए ही होगी, और वह भी केवल डॉक्टर्स के वैध पर्चे पर। अनुसूची K के तहत दी गई छूट में सिरप शब्द को हटा दिया गया है। इसके बाद छोटे गांवों में भी कफ सिरप की बिक्री पर वही नियम लागू होंगे जो शहरों में लागू हैं। यानी अब पूरे देश में एक समान नियम के तहत कफ सिरप की बिक्री और वितरण होगा। दरअसल इस संशोधन से पहले अनुसूची K की प्रविष्टि संख्या 13 के तहत 1000 से कम जनसंख्या वाले गांव में खांसी की दवाइयों की बिक्री की अनुमति थी, जिसके लिए खुदरा बिक्री लाइसेंस संबंधी कुछ प्रावधानों का अनुपालन आवश्यक नहीं था। इसका मतलब यह था कि इन छोटे गांव में दवाइयों की उपलब्धता आसान थी। यह व्यवस्था इसलिए बनाई गई ताकि दूर दराज के इलाकों में लोगों को सामान्य दवाएं आसानी से मिल सके। डॉक्टर्स का भी मानना है कि बिना सलाह के कफ सिरप का सेवन कई बार नुकसानदायक हो सकता है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए। अभी तक क्या होता था, फैमिलीज या पेरेंट्स जाते थे केमिस्ट पे और अपना मन चाहे सिरप ले लेते थे। इससे सबसे मेजर नुकसान जो हुआ है इतने सालों में, पेशेंट को, बच्चों को साइड इफेक्ट्स होते थे, किडनी फेल, और जो आपने देखा है अडल्ट्रेटेड आपके कफ सिरप होते थे। मेरे को लगता है बहुत अच्छी रूलिंग है, बहुत अच्छी थॉट प्रोसेस है, बहुत साल पहले आ जाना चाहिए था। तो कितनी रोक लगेगी ये टाइम बताएगा, बट इट इज ए वेलकम स्टेप। सिरप बनाने की प्रक्रिया पर नियामक निगरानी को मजबूत करने और छूट के प्रारूप को समकालीन जन स्वास्थ्य एवं सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए यह संशोधन किया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि इससे खांसी की दवाइयों के जिम्मेदार वितरण और बिक्री को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही पूरे देश में नियामक मानकों का बेहतर अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। नई व्यवस्था में फार्मेसियों की जिम्मेदारी भी बढ़ेगी, क्योंकि अब उन्हें बिना वैध पर्चे के दवा देने की अनुमति नहीं होगी। सरकार का कहना है कि इससे दवा वितरण पर बेहतर निगरानी होगी और नियमों का पालन पूरे देश में सख्ती से किया जा सकेगा। नितेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ओडिशा के प्रमुख त्योहार रज पर्व का आयोजन शनिवार को राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में हर्षोल्लास के साथ किया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। रज पर्व ओडिशा में मानसून के आगमन और धरती की उर्वरता का प्रतीक माना जाता है। यह त्यौहार विशेष रूप से महिलाओं और युवतियों द्वारा मनाया जाता है। राष्ट्रपति भवन में इस पर्व का बड़े भव्य स्तर पर आयोजन किया गया, जिसमें ओडिशा की संस्कृति की झलक देखने को मिली। कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ओडिशा से लोकसभा सांसद संबित पात्रा और सांसद अपराजिता सारंगी समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर ओडिशी नृत्य ने मनमोहक प्रस्तुति दी गई। कलाकारों ने रज पर्व से जुड़े पारंपरिक गीत, संगीत और लोक नृत्यों के माध्यम से ओडिशा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को जीवंत कर दिया।
गौरतलब है कि रज पर्व 3 दिन तक मनाया जाता है और ये कृषि समाज में धरती माता को आराम देने की परंपरा से जुड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून को मनाए जाने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले देश भर के ग्राम प्रधानों को पत्र लिखकर उनसे ग्रामीण स्तर पर योग को बढ़ावा देने का आग्रह किया है। इस वर्ष की वैश्विक थीम स्वस्थ आयु के लिए योग निर्धारित की गई है। पीएम मोदी ने ग्राम प्रधानों से अपील की है कि वे अपने क्षेत्र में आंगनवाड़ी केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, पंचायत भवन, विद्यालय और अन्य सामुदायिक स्थलों पर योग कार्यक्रमों के सफल आयोजन में सक्रिय सहयोग दें। उन्होंने कहा कि हमारे स्वस्थ गांव सशक्त, समृद्ध और विकसित राष्ट्र की आधारशिला है। जब हर परिवार योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएगा तब न केवल बीमारियों में कमी आएगी बल्कि हमारा समाज अधिक स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशहाल होगा। उन्होंने कहा कि आज 150 से ज़्यादा देशों में करोड़ों लोग योग को अपनी दैनिक जीवन शैली का हिस्सा बना चुके हैं, जो हम सभी लोगों के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि भारत की इस महान परंपरा को वैश्विक स्तर पर व्यापक स्वीकार्यता प्राप्त हुई है। ऐसे में हमारा दायित्व है कि योग के लाभ को समाज में अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। फ्रांस के नीस शहर में आयोजित भारत इनोवेट्स 2026 के समापन समारोह को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने पिछले 3 दिनों की उपलब्धियों पर संतोष और विश्वास जताते हुए कहा, ये भारत फ्रांस नवाचार साझेदारी की मजबूत संभावनाओं को दर्शाता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साझा विजन का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 से एक परिवर्तनकारी मंच की नींव रखी है। पीयूष गोयल ने वैश्विक व्यापारिक नेताओं, सीईओ, निवेशकों और नवोन्वेषकों को भारत के साथ मिलकर नवाचार आधारित और सतत भविष्य के निर्माण के लिए सहयोग करने का आमंत्रण दिया। This global initiative, which began under the inspiring leadership of Prime Minister Narendra Modi and President Emmanuel Macron, is noteworthy for becoming, I hope, a trendsetter in the future. Their shared vision under the India-France Year of Innovation 2026 provided the foundation for what has now become truly, I believe, a transformational platform for the future. I hope it becomes a brand that becomes the envy of the world. As the Prime Minister said at the launch and reminded us, and I quote, "This is not just a celebration, it is our shared commitment, a commitment to innovate, a commitment to lead." And that's what all of you young men and women, all of you founders, all of you innovators are going to help us do in the years to come. केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंगलवार को एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की 42वीं महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित की गई। इस हाई लेवल मीटिंग में दिल्ली, हरियाणा के मुख्यमंत्रियों, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों सहित शीर्ष अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक के बाद एक बात पूरी तरह साफ हो गई कि फिलहाल दिल्ली एनसीआर के दायरे में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते दबाव को नियंत्रित करना, बेहतर आवास, परिवहन और रोजगार के अवसर बनाना, क्षेत्रीय स्तर पर संतुलित विकास सुनिश्चित करना, स्मार्ट और कनेक्टेड शहरों का नेटवर्क तैयार करने को लेकर भी चर्चा की गई। साथ ही एनसीआर में पुराने वाहनों को क्रमबद्ध तरीके से हटाने के लिए परिवर्तन योजना को भी लागू करने पर चर्चा की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य चारों राज्यों के बीच आपसी समन्वय को मजबूत करना और विकास परियोजनाओं में तेजी लाना रहा। इसके साथ ही एनसीआर के साल 2041 के मास्टर प्लान पर भी गहन चर्चा हुई। इस प्लान को अंतिम रूप देने के लिए एक विशेष सब कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें केंद्र और राज्यों के प्रशासनिक अधिकारी शामिल होंगे। ये सब कमेटी 15 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद दिसंबर में होने वाली अगली बैठक में इस पर अंतिम मुहर लग सकती है। इस बैठक में सबसे बड़ा आकर्षण रहा आरआरटीएस कॉरिडोर के साथ 4 नए ग्रीन फील्ड शहर विकसित करने का प्रस्ताव, जिसके लिए राज्यों से सुझाव और प्रस्ताव मांगे गए हैं।
कुछ एरिया इसमें कम किया जाए, ज़्यादा किया जाए, ऐसी मांग कुछ प्रदेशों की ओर से थी, लेकिन सोच विचार करने के बाद ये तय हुआ कि नहीं, जितना एरिया पहले हमने तय किया है वो सारे का सारा एरिया एज इट इज़ रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज़ को लेकर विचार ये किया गया है कि ऐसी सब रेस्ट्रिक्शंस अब ग्रेडेड तरीके से लगाई जाएंगी। 3 जोन इसके रहेंगे। एक जोन एनसीआर का जो कोर एनसीआर इसको कहेंगे, जो केजीपी और केएमपी रोड के अंदर रहेगा, और 2 रिंग उसके बाहर के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको डिवीजन किया जाएगा, ताकि किस एरिया में कौन सा रिस्ट्रिक्शन लगाना है, इसमें से वो जो कठिनाई है बाहर के जो दूर के ज़िले हैं उनको वो कठिनाई नहीं आएगी। इस प्रकार से इसका विचार किया गया है। पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए अब BS6 नाम से और जो पॉलिसी लाई गई है कि BS6 वाहन उनको प्रमोट किया जाएगा, BS1, 2, 3 इन वाहनों को ऑब्सोलीट किया जाएगा और उनको स्क्रैप में भेजा जाएगा। BS4 इसको छूट है कि एनसीआर एरिया के बाहर उनको बेचा जा सकता है। नई स्कीम के अंतर्गत जो नए वाहन लेंगे इनके बदले में उनको लगभग 30% उसकी मूल्य का और इंसेंटिव्स ये दिए जाएंगे। ऐसी ये स्कीम, इसका नाम है परिवर्तन स्कीम। इस परिवर्तन स्कीम में राज्यों ने इसका नोटिफिकेशन करना है। जैसे राज्य नोटिफिकेशन कर देंगे उसके बाद इस स्कीम को एनसीआर एरिया में लागू किया जाएगा। दिल्ली एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगलवार को संयुक्त समीक्षा बैठक की। बैठक में पराली प्रबंधन, फसल अवशेषों के इन सीटू और एक्सेस सीटू उपयोग तथा वायु प्रदूषण रोकने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पराली जलाने से पर्यावरण और मिट्टी दोनों को नुकसान पहुंचता है, इसलिए इस बार धान की बुआई के समय से ही ऐसी योजना बनाई जाए जिससे पराली जलाने की नौबत ही ना आए। उन्होंने बताया कि हॉटस्पॉट जिलों की विशेष निगरानी, ड्रोन के जरिए रियल टाइम मॉनिटरिंग, मॉडल गांवों को बढ़ावा देने और किसानों में जागरूकता अभियान चलाने जैसे कदम उठाए जाएंगे। इस बार तय किया कि जब धान की बुआई हो उस समय ही पराली ना जले, इसकी योजना बनानी चाहिए। दोनों विभागों ने प्रेजेंटेशन की और कई कदम हम उठाने वाले हैं। तो जितने पहलू हो सकते हैं पराली प्रबंधन के, सब पर काम करने का फैसला किया है। लेकिन सबसे प्रमुख है जन जागरण, उससे होने वाले नुकसान को ढंग से किसान भाई बहनों को बताना। वहीं भूपेंद्र यादव ने कहा कि बैठक में फसल अवशेषों के प्रभावी प्रबंधन और निगरानी के उपायों की समीक्षा की गई ताकि दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को कम किया जा सके। दोनों मंत्रियों ने मशीनों के बेहतर उपयोग, पराली के भंडारण और थर्मल पावर प्लांट व अन्य उद्योगों में इसके उपयोग को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। विशेष रूप से पंजाब हरियाणा के कुल मिला के 14 जिले और यूपी के 8 जिलों को चिन्हित किया गया है जो समस्या के केंद्र में है। इन सिटू और एक्स सिटू दोनों समस्याओं के लिए समीक्षा की गई। कृषि मंत्रालय द्वारा जो मशीनों का वितरण किया जाता है, समय से पहले इस बार उनको सुधारा जाएगा। बुआई और कटाई में जो अंतर आता है उसको देखा जाएगा। जो पराली के बायोगैस के उत्पादन के लिए चाहे सीबीजी संयंत्र हो, चाहे फर्नेस में हो, चाहे थर्मल पावर में इसका उपयोग हो, इस प्रकार के जो एक्स-2 प्रबंध है उसकी समीक्षा भी सीपीसीबी और सीएक्यूएम करेगा। एनटीए 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा की तैयारियों में जुटा है। परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की चूक ना हो, इसे लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा है कि इस बार प्रश्न पत्र को तैयार करने से लेकर परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने तक किसी भी प्रकार की लापरवाही ना हो, इसे लेकर हम पूरी तरीके से सतर्क हैं। अगर कोई भी अनियमितता कहीं से भी मिलकर के आती है तो कोई एनटीए से जुड़ा व्यक्ति हो, जैसे ट्रांसलेटर्स होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, या कोई भी व्यक्ति हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो उसी क्रम में जैसे हमें परीक्षा होने के 4 दिन बाद हमें खबर मिली थी, उसके बाद भी हमने उसकी तहकीकात की और जब पाया गया कि गलती हुई है और किसी एक्सपर्ट के द्वारा गई हुई, उसके सीबीआई को हवाले किया गया, जेल भेजा गया और कार्रवाई की गई। वहीं सोशल मीडिया के जरिए परीक्षा को लेकर किसी तरह की अफवाह या धोखाधड़ी ना हो,
इसे लेकर भी एनटीए सतर्क है। एनटीए ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को 22 जून तक ब्लॉक करने का निर्णय लिया है, ताकि परीक्षा या प्रश्न पत्र संबंधित किसी भी भ्रामक गतिविधियों से विद्यार्थी प्रभावित ना हो। टेलीग्राम का बहुत मिसयूज हो रहा था। कई समय से मैं देख रहे थे कि टेलीग्राम के ऊपर फर्जी प्रश्न पत्र लोग दे करके उसके बारे में लोगों को पैसे उगाने की चल रही थी। वो एक तरह का साइबर क्राइम था। तो इस सारे क्रम में चूंकि टेलीग्राम के माध्यम से ये फ्रॉड हो रहा था और बच्चे चूंकि एंग्शियस हैं और बच्चे गलती से पैसा दे देंगे, तो हमने बच्चों के हित में ये निर्णय लिया है कि परीक्षा होने तक 22 जून तक टेलीग्राम को ब्लॉक किया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने मध्य पूर्व भारत डीप वाटर पाइपलाइन से संबंधित मीडिया रिपोर्ट्स को लेकर स्पष्टता दी है। मंत्रालय ने कहा है कि भारत सरकार इस तरह की किसी गहरे समुद्र पाइपलाइन परियोजना पर काम नहीं कर रही है जो गुजरात को ओमान या अन्य खाड़ी देशों से जोड़ती हो। मंत्रालय के अनुसार इस प्रस्ताव पर ना तो किसी स्तर पर विचार चल रहा है और ना ही ओमान या किसी अन्य खाड़ी देश के साथ किसी ऐसी परियोजना पर कोई बातचीत या सक्रिय चर्चा हुई है। सरकार ने कहा कि इस तरह की सभी खबरें केवल अटकलें हैं और इनमें कोई तथ्य नहीं है। अयोध्या में राम मंदिर के दान पेटी और चढ़ावे में कथित गड़बड़ी को लेकर चल रही जांच में आज एसआईटी मंदिर के अंदर जांच करने पहुंची। इस प्रकरण पर विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। ये मामला राजनीतिक रूप से भी गरमाया हुआ है, जिसके बाद कई राजनीतिक दलों की ओर से इस मसले पर बयानबाजी शुरू कर दी गई है। राम मंदिर दान प्रकरण में एसआईटी की जांच तेजी से चल रही है। एसआईटी ने आज जांच के दौरान राम मंदिर परिसर के उन स्थानों पर खास ध्यान दिया जहां दान पेटियां खोली जाती हैं और चढ़ावे की गिनती की जाती है। जांच टीम ने उस पूरी प्रक्रिया को भी समझने की कोशिश की है जिसमें दान से आए पैसे को गिना जाता है, उसकी गड्डियां बनाई जाती हैं और फिर बैंक में जमा किया जाता है। इसके साथ ही टीम ने पिछले 1 साल के कर्मचारियों के रिकॉर्ड, उनकी नियुक्तियों, नौकरी छोड़ने वाले कर्मचारियों और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े दस्तावेजों को भी खंगाला। एसआईटी ने अब तक कई कर्मचारियों से पूछताछ की थी और करीब 42 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। वहीं राजनीतिक गलियारों में भी इस मुद्दे पर बहस तेज होती जा रही है। उसमें गमन तो हुआ है, भारी गमन हुआ है, तो उसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। ये वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग हैं जो राम मंदिर बनने के नाम पर खुश नहीं थे, मातम मना रहे थे और आज राजनीति करते हैं। अगर ट्रस्ट ने कहा है कि उनको लगता है चंदा चोरी हुआ है या वहाँ पे चोरी हुई है और उत्तर प्रदेश की सरकार ने वो एसआईटी का गठन किया ताकि जांच भी हो और दोषियों को दंड भी दिया जा सके। अयोध्या में धर्म सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष दुबे ने अपनी तहरीर में राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कुछ पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं हरिद्वार परमार्थ निकेतन आश्रम के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती ने प्रदेश सरकार के एक्शन पर खुशी जताते हुए कहा कि बहुत जल्द इस पर फैसला आएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सवाल उठाए जाने चाहिए, लेकिन ये तथ्यों पर आधारित होने चाहिए, अफवाहों पर नहीं। राम जन्मभूमि पर जो चढ़ावा आता है प्रतिदिन करोड़ों का, अभी तो एक सामने आया कि 7.5 करोड़ रुपए चोरी किया इन लोगों ने। इसके पहले 8 महीने का सीसीटीवी फुटेज डिलीट किया है इन न्यू यादव ने। ये लगातार ये काम चल रहा था। देने के लिए आए हैं कि एफआईआर दर्ज करें, अगर नहीं करेंगे तो हम एसएसपी से मिलेंगे। श्री राम मंदिर आस्था का विषय है, अफवाहों का नहीं। अयोध्या और श्री राम मंदिर से जुड़े किसी भी विषय पर चर्चा अवश्य हो, प्रश्न भी उठें, पारदर्शिता भी हो, परंतु चर्चा तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए, अफवाहों पर नहीं। राम मंदिर के दान से जुड़ा ये मामला अब जांच के दायरे में है और जांच एजेंसियां अपनी अपनी भूमिका में सक्रिय हैं। उम्मीद है कि जल्द ही इस मामले में खुलासा हो जाएगा। विकास सिंह के इनपुट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राजधानी दिल्ली में देवऋषि नारद की जयंती के मौके पर देवऋषि नारद पत्रकार सम्मान 2026 का आयोजन किया गया। 12 श्रेणियों में प्रदान किए गए इस पुरस्कार वितरण समारोह में ग्रामीण पत्रकारिता के लिए जहां हिमानी दीवान सम्मानित हुई, तो वहीं उत्कृष्ट पत्रकार प्रिंट का पुरस्कार निहाल सिंह को प्रदान किया गया। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित इस पत्रकार सम्मान समारोह में और किसे मिला पुरस्कार, बता रहे हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना अपनी इस रिपोर्ट में।
दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मंगलवार को देवर्षि नारद पत्रकार सम्मान 2026 समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में वरिष्ठ पत्रकार राहुल कंवल मुख्य अतिथि के रूप में जहां शामिल हुए, तो वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में आरएसएस के अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख नरेंद्र ठाकुर, दिल्ली प्रांत के प्रांत प्रचारक विशाल, दिल्ली प्रांत के सह प्रांत कार्यवाह राजेश कुमार भी शामिल रहे। इस मौके पर आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने कहा कि चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी भी उन्नत क्यों ना हो जाए, लेकिन यह कभी भी मानव पत्रकारों की जगह नहीं ले सकती। उन्होंने पत्रकारों को आदर्श, ईमानदार और वास्तविकता दिखाने के साथ नारद जी का संदेश आगे लेकर जाने की बात कही। जर्नलिस्ट विल यूज द एआई, बट एआई विल नॉट रिप्लेस द जर्नलिस्ट। तो ये मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण बात है। अभी हम सोच रहे हैं कि पत्रकार कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, हर एक की एक्सपेक्टेशन है, आदर्श होना चाहिए, वो ईमानदार होना चाहिए, उसको जो वास्तविकता है वही दिखानी चाहिए, उसको पॉलिटिक्स को रिपोर्ट तो करे लेकिन वो पॉलिटिक्स ना करे। मुझे लगता है कि नारद जी का जो संदेश है कि नॉट जस्ट इंफॉर्मेशन बट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एंड फॉर द वेलफेयर एंड इन द गुड इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, ये चीज़ों को हम लोग आगे लेकर जाएं। इस पुरस्कार समारोह में निहाल सिंह को जहां उत्कृष्ट पत्रकार प्रिंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो वहीं राम किनकर सिंह को उत्कृष्ट पत्रकार टीवी सम्मान प्राप्त हुआ। ग्रामीण और पर्यावरण पत्रकारिता के लिए हिमानी दीवान सम्मानित हुई, तो वहीं पूजा राणा को युवा पत्रकार, गरिमा उप्रेती को स्त्री सरोकार, विमल त्यागी को कंटेंट क्रिएटर यूट्यूब, मयंक बालियान को कंटेंट क्रिएटर एक्स, मनोज्ञ तिवारी को कंटेंट क्रिएटर इंस्टाग्राम, प्रभात रंजन मिश्रा को साहसिक पत्रकार, नीरज कुमार दुबे को उत्कृष्ट डिजिटल पत्रकार, शाश्वत पाणिग्राही को उत्कृष्ट स्तंभकार और रामानुज शर्मा को उत्कृष्ट अभिनव पत्रकारिता के लिए सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार कुल 12 श्रेणियों में प्रदान किए गए। बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रप्रस्थ विश्व संवाद केंद्र को, सभी जूरी सदस्यों को जिन्होंने ये चयन किया, और पत्रकारिता की प्रिंट श्रेणी में मुझे उत्कृष्ट पुरस्कार मिला है और इसके लिए मैं आभारी हूँ। और पत्रकारिता जो है केवल जनमानस के लिए कार्य करने का नहीं, एक राष्ट्र सेवा के लिए भी कार्य करने का माध्यम है, और इसके जरिए हमें अपनी ईमानदारी से अपना कार्य करना चाहिए। ऐसी प्रेरणा इन पुरस्कारों से मिलती है। जिस तरह नारद जी घूम घूम के पत्रकारिता कर रहे थे, तो इस समय पिछले 3 साल से मैं वही काम कर रही हूँ। खेत खेत जाकर जो रूरल रिपोर्टिंग है उसकी नब्ज तलाशने की कोशिश, किसानों का हाल जानने की कोशिश, और ग्राउंड पे जाके पॉडकास्ट का ये दौर है। आप लोग बहुत सारे पॉडकास्ट देखते होंगे, लेकिन मैं जिस तरह का पॉडकास्ट कर रही हूँ, मुझे लगता है अपनी तरह का पहला पॉडकास्ट है। किसान तक ने शुरू किया ऑन ग्राउंड, खेत पे जाते हैं, खाट वाट बिछाते हैं और वहाँ जाकर जानते हैं किसान से उसका हाल। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है बहुत ही रिलेटेबल प्रोजेक्ट है, और मैं बस उम्मीद करूंगी कि इस पुरस्कार के साथ मैं ताउम्र जब तक जर्नलिज्म करूं, इंसाफ करती रह पाऊं। ब्रह्मांड के पहले पत्रकार देवर्षि नारद की जयंती के मौके पर मीडिया और पत्रकारिता जगत के योगदान और पत्रकारों को सम्मान देने के लिए हर साल इंद्रप्रस्थ विश्व संवाद केंद्र द्वारा देवर्षि नारद पत्रकार सम्मान समारोह आयोजित किया जाता है। इसमें पत्रकारों के चयन के लिए एक जूरी कमेटी गठित की जाती है, जिसमें इस साल डीडी न्यूज की महानिदेशक ममता वर्मा समेत अन्य 5 लोग शामिल रहे। गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। किसी भी काम में सफलता प्राप्त करने के लिए मन की एक एकाग्रता आवश्यक है। भारतीय ग्रंथों में मन को एकाग्र करने और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विभिन्न विधियां बताई गई हैं। इनमें प्रमुख है ध्यान विधियां। ध्यान विधि के अंतर्गत नाद ध्यान का विशेष महत्व है। क्या है नाद ध्यान, कैसे करते हैं नाद ध्यान विधि और क्या है इसके लाभ, जानने के लिए देखिए लता वशिष्ठ की ये खास रिपोर्ट। भारतीय ज्ञान परंपरा में जितना स्वस्थ शरीर का महत्व है, उससे कहीं अधिक मानव के मन को स्वस्थ और संतुलित करने की बात कही गई है। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन के लिए संतुलित आहार विहार के साथ नियमित रूप से योग करना भी आवश्यक बताया गया है। योग के विभिन्न प्रकार हैं, जिनमें एक ओर जहां शारीरिक क्रियाएं आवश्यक बताई गई हैं, तो दूसरी ओर विभिन्न प्रकार की ध्यान विधियां बताई गई हैं। योग की इन्हीं ध्यान विधियों में से एक है नाद योग ध्यान विधि। अथर्ववेद में बताया गया है कि जो सृष्टि का जो निर्माण हुआ है वो विराट वाक से हुआ है। विराट वाक का मतलब भी नाद है। उस ईश्वर के सृष्टि के निर्माण पे जो एक ध्वनि उत्पन्न हुई, उसको हम नाद ब्रह्म कहा गया। नाद का अर्थ है लयबद्ध ध्वनि या कंपन।
ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु में होने वाले कंपन से विभिन्न ध्वनियाँ निकलती हैं। इन ध्वनियों में मूल ध्वनियाँ हैं अ, उ और म की ध्वनियाँ, जिनको जीभ की सक्रियता के बिना ही बोला जा सकता है। नाद योग में विशेष रूप से 9 प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई देती हैं, जो अनाहत नाद और आहत नाद नाम से जानी जाती हैं। नाद योग की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पहले कुछ यौगिक क्रियाएं यानी आसन, प्राणायाम आदि किए जाते हैं। नाद योग की तैयारी के लिए हम किसी एक शांत जगह पर बैठ जाएं, सांभवी मुद्रा करने के बाद, जिसमें हम अपने हाथों से अपनी आँख को, नाक को और मुंह को बंद करते हैं और अपने कान को बंद करके हम भ्रामरी यानी कि ओमकार की ध्वनि करते हैं और ये ध्वनि लगातार करते जाते हैं। जब आप हाथ नीचे कर लेते हैं तो उसको शांत रूप से सुनते हैं। जो ध्वनि हमने बोली है ये धीरे धीरे सूक्ष्म और सूक्ष्मतर यानी कि कम होती जाती है, सूक्ष्म होती जाती है। तब उसको हम लगातार उसी में ही लय रहते हैं, क्योंकि नाद का मतलब लय भी होना है और उसके कारण हमारे शरीर में एक शांति, एक रिलैक्सेशन पैदा हो जाता है। नाद योग ध्यान विधि शरीर को स्वस्थ करने के साथ ही मन को एकाग्र बनाने के लिए महत्वपूर्ण बताई गई है। नाद योग के नियमित अभ्यास से हृदय रोग ठीक होता है, मन प्रसन्न होता है, जिसके बाद व्यक्ति अपने कार्यों को स्थिरता से करते हुए लक्ष्य साधन में सफल होता है। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने और लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से हरियाणा के गुरुग्राम जिले के पटौदी क्षेत्र में खोर गांव में एक विशेष हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। इलनेस टू वेलनेस फाउंडेशन और मैनकाइंड फार्मा के संयुक्त प्रयास से आयोजित इस कैंप में सैकड़ों ग्रामीणों ने स्वास्थ्य की जांच करवाई। हरियाणा के गुरुग्राम जिले के पटौदी क्षेत्र के खोर गांव में आयोजित इस विशेष हेल्थ कैंप में बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। इलनेस टू वेलनेस फाउंडेशन और मैनकाइंड फार्मा के संयुक्त प्रयास से लगाए गए इस शिविर में देश के जाने माने डेंटल सर्जन पद्मश्री डॉक्टर अनिल कोहली भी शामिल हुए। उन्होंने स्वयं मरीजों की जांच की और उन्हें दांतों की देखभाल और बेहतर मौखिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी सुझाव दिए। एक आम आदमी के लिए एक साधन बना रहे हैं जिसको ये पता लग सके, कोई आने वाली बीमारी के बारे में उसको आगाह किया जाए, प्लस जो बीमारी है उसका उपचार कैसे किया जाए। अवेयरनेस इज द बिगेस्ट मेडिसिन, प्रिवेंशन इज द बिगेस्ट ट्रीटमेंट एंड गुड कम्युनिटी हेल्थ इज द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर एनी नेशन। कैंप में दांत, आंख, कान, हृदय रोग समेत 30 से अधिक हेल्थ एक्सपर्ट्स और विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम मौजूद रही। खोर गांव और आसपास के क्षेत्रों के करीब 600 लोगों ने स्वास्थ्य जांच कराई। मरीजों को विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श, आवश्यक जांच और स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण सलाह भी दी गई। डॉक्टरों के अनुसार जांच के दौरान कई ऐसे मरीज सामने आए जिन्हें अपनी बीमारी की जानकारी तक नहीं थी। कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर 200 के पार जा रहा था, जबकि उन्हें इस बात का पता भी नहीं था। वहीं कई मरीज गलत दवाइयों का सेवन करते हुए पाए गए, जिन्हें उचित चिकित्सकीय सलाह भी दी गई। ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स बहुत देख रहा हूँ एंड व्हाट इज सरप्राइजिंग इज ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स का बीपी ओवर 200 है एंड जो दवाइयाँ खा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। बड़ी मतलब जनरल काइंड ऑफ मेडिसिन दे रहे हैं। ब्लड प्रेशर के लिए किसी को क्रोसिन मिल रहा है, किसी को डाइक्लोफेनेक मिल रहा है। ब्लड प्रेशर इतना सिंपल नहीं है और मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि यहाँ कम से कम हम जो कैंप कर रहे हैं तो करीब 1500 विलेजर्स हैं, बट सैडली ये जो मेडिसिन है और ठीक नहीं है और दैट्स व्हाई हम लोग सब आए हैं। हेल्थ कैंप में जांच कराने आए ग्रामीणों ने इलनेस टू वेलनेस फाउंडेशन और मैनकाइंड फार्मा का आभार व्यक्त किया। ग्रामीणों का कहना है कि स्वास्थ्य जांच के लिए उन्हें अक्सर दूर दराज के शहरों में जाना पड़ता है, जिनके कारण कई लोग नियमित जांच नहीं करा पाते। ऐसे में गांव में आयोजित इस कैंप से उन्हें घर के पास ही बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिली हैं, जिससे समय और खर्च दोनों की बचत हुई है। मेरे दांत में तकलीफ है और आंख में तकलीफ है, मैंने दोनों को दिखाया है और बहुत ही कोऑपरेट ढंग से काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब हमारा। मेरे को है ना दांतों की लग रहा था कि कुछ दांतों के अंदर है ना जैसे फिलअप कराना है, ठीक कर रहे हैं डॉक्टर, सही सेवाएं दे रहे हैं। जो अच्छे से ये चेकअप वगैरह हो रहा है तो बहुत सुविधा मिल रही है यहाँ पे।
कैंप के दौरान मरीजों को मुफ्त दवाइयां भी वितरित की गई। आयोजकों का कहना है कि इस तरह के स्वास्थ्य शिविर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने, बीमारियों की समय पर पहचान करने और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देवांशु मल्होत्रा, दूरदर्शन समाचार। भारत का बदलता हुआ इकोसिस्टम युवाओं और शोधकर्ताओं को नए अवसर प्रदान कर रहा है। इसका सबसे बड़ा मंच बना है भारत इनोवेट्स 2026, जिसकी तारीफ करते हुए IIT दिल्ली के प्रोफेसर रंजन बनर्जी ने कहा कि यह मंच स्टार्टअप्स के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है, जहां वे निवेशकों से सीधे जुड़ सकते हैं और अपने विचारों को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत भी कर सकते हैं। ये पहल भारत के उद्योगों में नई तकनीकों और विचारों को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। I am here at Bharat Innovates at Nice, and this is a spectacular show where we are showcasing Indian innovation and technology development in deep tech areas. Today, India now is looking at excellence in education and research, but also looking at ways in which that translates into innovation and startups. And this is the vision of our Prime Minister, that we are now taking this forward, where our ideas go out into Europe and we innovate for the world. तमिलनाडु में विपक्षी पार्टी AIADMK के अंदर चल रही सत्ता की लड़ाई के बीच पार्टी के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता डॉक्टर C विजय भास्कर ने MLA पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने चेन्नई में विधानसभा के स्पीकर JDC प्रभाकर को अपना इस्तीफा सौंपा, जिन्होंने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही हालिया विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद AIADMK से इस्तीफा देने वाले MLA की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। डॉक्टर विजय भास्कर के पलानीसामी का खुलकर विरोध करते रहे हैं। डॉक्टर विजय भास्कर पुडुकोट्टई जिले में अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र विरामिल्लाई से लगातार चौथी बार चुने गए थे। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद द्वारा कनॉट प्लेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 12 सालों के जश्न के तहत दुकानदारों और व्यापारी वर्ग के साथ NDMC वाइस चेयरमैन कुलजीत सिंह चहल ने चर्चा की। इस मौके पर कुलजीत सिंह चहल ने कहा कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री के तौर पर 12 साल पूरे किए हैं। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के 12 साल सफल विकास के आज न्यू दिल्ली ट्रेडर एसोसिएशन के साथ यहाँ उनके ऑफिस में बैठकर एक चर्चा हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी के जो 12 साल की विकास की योजनाएं हैं, किस तरह से व्यापारियों के लिए GST कर उन्होंने आसान किया। आज रोडवे हो, हाईवे हो, रेलवे हो, हाईवे हो, कितने विकास के कार्यों के कारण आज व्यापार आसान हो गया है। बहुत अच्छा लगता है इन सबसे बात कर कि माने प्रधानमंत्री जी का जो विकास और उसका संकल्प है विकसित भारत 2047 का, उसमें सब लोग एक संकल्प के साथ खड़े हैं कि उनकी खुद की भूमिका उस विकास में क्या हो। बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। रेल प्रशासन ने अभ्यर्थियों के लिए विशेष अनारक्षित पैसेंजर ट्रेन चलाने का फैसला किया है, जिसके तहत सीवान से हाजीपुर के बीच 2 अनारक्षित परीक्षा विशेष ट्रेन चलाई जाएंगी। ये विशेष ट्रेनें 17, 24 और 28 जून को चलाई जाएंगी। रेलवे के अनुसार सीवान हाजीपुर अनारक्षित परीक्षा विशेष ट्रेन सीवान से दोपहर 2 बजे रवाना होकर दुधौरा, इकमा, छपरा, दिगवारा, परमानंदपुर और सोनपुर होते हुए शाम 5:15 पर हाजीपुर पहुंचेगी। वहीं सीवान हाजीपुर अनारक्षित परीक्षा विशेष ट्रेन सीवान से शाम 6:30 बजे प्रस्थान कर निर्धारित स्टेशनों पर ठहराव लेते हुए रात 10:45 पर हाजीपुर पहुंचेगी। पूर्वोत्तर रेलवे प्रबंधन के मुताबिक इन विशेष ट्रेनों के सभी कोच अनारक्षित श्रेणी के होंगे, जिससे भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा में सुविधा मिल सकेगी। इस खबर के साथ समाचारों के अंक में इतना ही। नमस्कार। बारह सालों में अगर हम 2014 के